इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जेडीयू के साबिक एमएलसी प्रोफेसर असलम आज़ाद का इंतकाल हो गया है। प्रोफेसर असलम आज़ाद पटना के एम्स अस्पताल में जेर इलाज थे। कई महीनों से उनका इलाज वहां पर चल रहा था और आपको बताएं कि असलम आज़ाद काफ़ी जाना माना नाम था। उर्दू के प्रोफेसर थे। पटना यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उन्होंने अपनी बेशबहा खिदमत भी अंजाम दी थी। 1 दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ थे प्रोफेसर असलम आज़ाद। बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में उनकी तदफीन होना है। उनके आबाई गांव मूलानगर में उनकी तदफीन होगी और 9 जून को ये तदफीन होना है। नमाज जनाजा का अभी वक्त का तयन नहीं किया गया है। तो अहम खबर, जेडीयू के साबिक एमएलसी प्रोफेसर असलम आज़ाद का इंतकाल हो गया है। पटना के एम्स अस्पताल में कई महीनों से जेर इलाज थे प्रोफेसर असलम आज़ाद। उर्दू के मशहूर प्रोफेसर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में अपनी बेशबहा खिदमत उन्होंने अंजाम दी हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ रहे हैं। अदबी हलकों में एक जाना पहचाना नाम था प्रोफेसर असलम आज़ाद का। बिहार के सीतामढ़ी में इनकी तदफीन होना है। इनके आबाई गांव मूलानगर में 9 जून को तदफीन होगी। और आज की बेहद अहम खबर, मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मरकज यानी सेंटर पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अदालत ने आज ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि सीटें क्यों खाली थी, क्यों पुर नहीं की गई, ये बताया जाए। जुमेरात को अब इस अहम मामले पर अगली समाअत होना है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, काफी अहम है ये मामला। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में जो 1456 सीटें फिलहाल खाली थी उसको लेकर एक कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह मेडिकल काउंसिल की तमाम सीटें खाली हैं, ऐसे में तमाम जो छात्र हैं जो एडमिशन का इंतजार कर रहे थे उनके अधिकारों का हनन है। और साफ तौर से न केवल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर नाराजगी जाहिर की है, बल्कि ये कहा है कि हम अगर इस पूरे मामले में जांच करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मेडिकल काउंसिल के डायरेक्टर जनरल को भी तलब किया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में एक डिटेल हलफनामा दाखिल की जाए और ये बताया जाए कि आखिर जो सीटें रिक्त रही उसके पीछे की वजह क्या है और क्यों तमाम सीटें रिक्त रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम इस मामले से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो हलफनामे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आज किया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश भर में डॉक्टरों की कमी है और ऐसे में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सीटें जो खाली हैं उसमें एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। जी, तो काफ़ी अहम है इस मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद में पार्टी की मेगा रैली से खिताब करने वाले हैं। ये रैली इसलिए काफ़ी अहमियत की हामिल मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई में जब रैली से खिताब किया था तो बीजेपी और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया था। ये रैली आज शाम 6 बजे संभाजी नगर में निकाली जाएगी। 10 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात से 2 दिन कबल इस रैली का इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि औरंगाबाद के संभाजी नगर में आज होने वाली ये रैली मराठवाड़ा में शिवसेना की पहली शाख के क़याम की 37वीं सालगिरह के मौके पर निकाली जा रही है। सीधे रुख करेंगे औरंगाबाद से हमारे साथी अजहरुद्दीन का। अजहरुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, औरंगाबाद लगातार सुर्खियों में रहा है। तमाम बड़े लीडर जो हैं वो औरंगाबाद का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। अब खुद सीएम वहां पर रैली से खिताब करने वाले हैं। कितनी अहमियत की हामिल ये रैली मानी जा रही है, खासतौर पर राज्यसभा के इंतखाबात भी कुछ दिन बाद होने हैं? तो देखिए हिना, मैं आपको पहले ये बता दूं कि औरंगाबाद में संभाजी नगर नाम का कोई इलाका नहीं है। औरंगाबाद को बाल ठाकरे ने संभाजी नगर के नाम से मुखातिब किया था, इसलिए शिवसेना पिछले 40 साल से संभाजी नगर कहती है।
लेकिन बाज़ाब्ता यहाँ पे कोई संभाजी नगर इलाका नहीं है। ये जो रैली होने वाली है औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल पे होने वाली है। सांस्कृतिक मंडल का जो ग्राउंड है वहाँ पे ये इजलास होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये औरंगाबाद में सन 1988 में 8 जून को शिवसेना का क़याम अमल में आया था। यानी एक तरह से औरंगाबाद में शिवसेना का ये यौम तासीस है। इसी मौके पर शिवसेना ने हिंदुत्व हुंकार रैली के उन्वान से ये जलसा मुनक्किद किया है। सीएम उद्धव ठाकरे इससे खिताब करने वाले हैं। वजीर आला उद्धव ठाकरे अपने खिताब में जो है तो अपने तरक्याती कामों का बखान करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनके दौर में जो यानी ये जो 3 पार्टियों की हुकूमत है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तो काफी तरक्याती काम हुए हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद में तकरीबन 700 करोड़ के काम हुए हैं, जिनमें रास्तों की तामीर है और दीगर तरक्याती काम है। इसके अलावा जो सियासी मंजरनामा है, अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव करीब है, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं सियासी पार्टियों की रस्साकशी शुरू हो रही है और ताकत का मुजाहरा हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर शिवसेना भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने वाली है। इसीलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। पूरे औरंगाबाद को एक तरह से ये कह सकते हैं कि ज़ाफरानजार कर दिया गया है। अजहरुद्दीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, राज ठाकरे की रैली के बाद अब ये रैली बेहद खास मानी जा रही है, सभी की नजरें इस पर लगी हुई हैं। जी हाँ, ये रैली काफी अहमियत रखती है क्योंकि वजीर आला इस रैली से रास्त खिताब करने वाले हैं और इस रैली में बहुत सारे सियासी पहलू भी उजागर हो सकते हैं। खास तौर पर राज ठाकरे अपने खिताब में अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बना सकते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को इस्तेमाल की है पिछले 25 साल में और फिर छोड़ दिया, तो वो चीजें भी यानी मंजर आम पे आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के जो बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, हिंदुत्व की भूल कमल का फूल, इस तरह के स्लोगन्स लगाए गए हैं, नारे लगाए गए हैं। तो यानी बीजेपी कहीं ना कहीं निशाने पे है। उसी तरह कश्मीरी पंडितों पर जो कुछ हो रहा है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ, तो उसको लेकर भी शिवसेना मरकज तो काफी अहम रहेगा कि आज सीएम उद्धव ठाकरे औरंगाबाद की इस रैली में किन किन अहम मुद्दों को लेकर खिताब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन आपका तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, कानपुर फसाद मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां फॉरेंसिक टीम कानपुर पहुंची है, फसाजदा इलाकों का दौरा किया है, नई सड़क और चंद्रेश्वर हाथे का दौरा किया है। आपको बताएं कि यही वो मुकामात हैं जहां पर पथराव के निशान पाए गए हैं। टीम ने तमाम तर सबूतों को इकट्ठा किया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टीम वहां पर तमाम तर हालात का जायजा लेते हुए फॉरेंसिक टीम पहुंची है कानपुर, फसादज़दा इलाकों का दौरा कर रही है। खास तौर पर जहां पथराव हुआ था अब से कुछ दिन पहले, जहां तशद्दुद के वाक़यात रोनमा हुए थे, नई सड़क और चंद्रेश्वर हाथे, वहां का ये दौरा किया, वहां तमाम तर सबूत जो है उनको इकट्ठा किया। दिल्ली से अहम खबर, जहां के जामिया नगर इलाके में आतिशज़दगी का एक मामला सामने आया। इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में आग लगने की वजह से कई गाड़ियां खाकसर हो गई, जिसमें 10 कार, 30 नए ई रिक्शा, 50 पुराने ई रिक्शा जलकर खाकसर हो गए। गनीमत ये रहा कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आपकी ईएमआई महंगी होने वाली है।
जी हां, आरबीआई ने लगातार दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 4.40 से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग के बाद किया। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर कार लोन, एजुकेशन लोन सब महंगा होना यकीनी है। दूसरी जानिब जिन्होंने पहले ही होम लोन ले लिया है उनकी ईएमआई मजीद महंगी हो जाएगी। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.9%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. It may be noted in this context that the repo rate still remains below its pre-pandemic level. I would now like to provide an assessment, a more detailed assessment of growth and inflation. And first, I would like to take up growth. According to the provisional estimates released by the National Statistical Office, that is NSO, on May 31st, India's gross domestic product, that is GDP growth, in 21-22 is estimated at 8.7%. This level of real GDP in 21-22 has exceeded the pre-pandemic, that is the 2019-20 level. On the supply side, major categories also surpassed the 2019-20 level. आरबीआई के रेपो रेट बढ़ोतरी होने से सारी बैंकों से जो फाइनेंस हो रहा है, जो भी फाइनेंस लेते हैं आज की तारीख में, जब से कोविड हुआ उससे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी, करीब सारे ही लोग हर आइटम, चाहे मोटरसाइकिल हो, मिक्सी तक फाइनेंस हो रही है, मोबाइल तक फाइनेंस हो रहा है। और जब फाइनेंस का रेट, रेपो रेट बढ़ेगा तो इन सारी चीज़ों के फाइनेंसिंग पे असर पड़ेगा। और फाइनेंस से जो आदमी लेके चलता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ पे महंगाई वैसे ही कंट्रोल नहीं हो रही है। बैंकों की रेपो रेट बढ़ने से फाइनेंस के रेट बढ़ेंगे। जब फाइनेंस के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई का एक अतिरिक्त बोझ आदमी के ऊपर पड़ेगा, जो कि बिल्कुल असहनीय होगा। और बैंकों को 0.5% आपने रेपो रेट बढ़ाया आरबीआई ने, तो उससे जो फाइनेंसिंग का रेट है उस पर डिफरेंस पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। और ये आदमी की एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कमर तोड़ने की बात हो रही है। उससे दिक्कत तो आएगी भाई, हर आदमी लोन लेता है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे ही कोरोना से आदमी परेशान है और आगे परेशानी और ज़्यादा इससे बढ़ेगी। हम तो ये कहते हैं रेट कम होना चाहिए, पहले सही था, बढ़ाने से आम आदमी को परेशानी आएगी। अब महंगाई तो पहले से ही बढ़ी हुई है और इस तरह से लोन पर रेट बढ़ाएंगे तो फिर और समस्या ये आगे आएगी, क्योंकि पब्लिक तो वैसे ही परेशान है, बेरोजगारी है, रोजगार कोई है नहीं, बिजनेस में भी कोई वो नहीं है, मार्केट डाउन जा रहा है। जब पब्लिक सुखी नहीं होगी तो बिजनेस कहाँ से आगे बढ़ेगी? पब्लिक के पास आएगा तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। और पब्लिक इधर बैंक लोन बढ़ा रही हैं, ब्याज कम करती जा रही हैं और लोन पे ब्याज बढ़ाती जा रही हैं, तो उससे हानि है, कोई लाभ नहीं है। देखिए, जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है उससे जो बाकी की बैंकें हैं उनको जो लोन पास करती है या फिर जो पैसा देती है उससे आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी आदमी नया धंधा डालने की सोचता है या कुछ भी करने की सोचता है तो पहले वो बैंकों की तरफ भागता है कि एक लोन मिल जाए जिससे कि वो अपना नया कारोबार शुरू करे। एक तरफ सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना नया धंधा खोलिए, और दूसरी तरफ अगर वो बैंकों की तरफ जाएगी पैसा उठाने तो उसको वैसे ही इतनी हाई दरों पे, इतनी ऊंचे दरों पे जो पैसा मिलेगा तो वो कैसे चुका पाएगी? इतनी कमाई नहीं है जितनी की उसकी व्यय हो जाएगी, उतनी खर्चे हो जाएंगे। खबरों में फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की अहम खबर आपको गुजरात की सियासत से दे दें, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने गुजरात यूनिट को तहलील कर दिया है। दरअसल गुजरात इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आम आदमी पार्टी ने अहम फैसला लिया है। रियासत की पार्टी यूनिट को तहलील किया गया है, जल्द ही नई पार्टी यूनिट का क़याम किया जाएगा। तो अहम खबर गुजरात की सियासत से, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने गुजरात यूनिट को तहलील कर दिया है।
गुजरात इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में ये अहम फैसला लिया गया है। रियासत की पार्टी यूनिट को तहलील कर दिया गया है। जल्द ही नई पार्टी यूनिट का ऐलान किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी ने अपने गुजरात यूनिट को तहलील कर दिया है। चूंकि कुछ दिनों बाद गुजरात इंतखाबात होने हैं, इसी के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया और जल्द ही नई गुजरात यूनिट का ऐलान भी कर दिया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उमा भारती शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सरगर्म नजर आ रही हैं। उमा भारती भोपाल के होशंगाबाद रोड पर शराब की दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गईं। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी नहीं की गई तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। कि उसको शराब से संतुष्टि नहीं होती, उसको और ज्यादा नशा चाहिए होता है, तो वो शराब छोड़ करके नशे पे आ जाता है, जो बहुत घातक होता है, और फिर वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। ये मध्य प्रदेश भी उसी रोड मैप पे आने वाला है अगर हमने इसको तुरंत जोर से दम लगा करके नहीं किया। इसमें एक साथ कई चीज़ें संकट में हैं, खाली महिलाएं संकट में नहीं हैं, घरों में बच्चे संकट में हैं, लड़कियां संकट में हैं, पढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि बाप शराब में पैसा फूंक देगा। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इंतखाबात में टिकट को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। दोनों ही पार्टियों में मेयर और काउंसलर ओहदे के लिए बेहतर उम्मीदवार को लेकर जहां मंथन का दौर जारी है, वहीं राजधानी भोपाल में टिकट के दावेदार कांग्रेसी कारकुनान के बीच मारपीट, यहां तक के जूतम पैजाट तक की नौबत आ गई और इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी की तनकीद पर कांग्रेस ने इसे अपने गरेबा में झांकने का मशवरा दे डाला। भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन को लेकर जो प्रक्रिया है वो खुद निर्धारित करेगी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात से वाकिफ़ है कि वो पराक्रम के आधार पर नहीं, परिक्रमा के आधार पर टिकट ला पाता है। और उन्हें मालूम है, महापौर प्रत्याशियों को, कि भोपाल में कुछ नहीं होना है, तो सब अपने अपने आकाओं के वहाँ दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं। नाम दिल्ली से आएगा, घोषित वीडी शर्मा साहब करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था का केंद्रीकरण किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही माननीय कमलनाथ जी ने एक फिक्स क्राइटेरिया से कमेटी बनाई है। वो कमेटी उन क्षेत्रों में जाकर उम्मीदवारों की लोकप्रियता का अध्ययन करेगी। स्थानीय स्तर पर ही सिंगल नाम, कोई पैनल नहीं आएगी, जहाँ विवाद होगा वहाँ पैनल आएगी, अन्यथा सिंगल नाम पार्टी नेतृत्व के पास आएंगे। बस घोषित भोपाल से होंगे, बाकी तय लोकल लेवल पर ही होंगे। बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है, इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। कर्नाटक से अहम खबर है, जहां के रायचूर के जनता दल सेकुलर के लीडर रामनगौड़ इग्नोर ने वक्त अस्पताल का दौरा किया। रामनगौड़ ने इस मौके पर आलूदा पानी पीकर बीमार होने वाले मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल के अमले से मरीजों की सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मकामी अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी है। रामनगौड़ ने आलूदा पानी पीकर मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज और मुआवजे के अखराजात बर्दाश्त करने की डिप्टी कमिश्नर और मकामी बल्दिया के ओहदेदारों से मांग की। ये पूरे हालत क्या खराब हो गया ना, रायचूर सिटी के अंदर पूरा 50% रायचूर सिटी के अंदर ये रामपुर पानी का पिल रहे। ये सब का इलाज, आप इलाज का ये खर्चा है ना, सब डीसी साहब और कंसल्टिंग कमिश्नर साहब ने इसका जिम्मेदार लेना। पूरे हॉस्पिटल को उन टीम फिरना, फिर के ये कौन कौन प्रॉब्लम है, कैसा हालत में, उन सबको देख लेके
उसका पूरा इलाज का खर्चा देना, उनका मेंटेनेंस को भी कौन इलाज में पड़ा है उनको 5 लाख रुपए देने के लिए हमारा ये एक डिमांड है। अहम खबर कानपुर से है, जहां गुस्ताखाना ट्वीट करने पर बीजेपी लीडर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कानपुर पुलिस ने हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। मुतनाज़िर ट्वीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि अमन को बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 54 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया जो कि विवादास्पद था, आपत्तिजनक था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें उचित धाराओं में, और उसके पश्चात उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मैंने पहले भी कहा है, क्लियर है, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है कि कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा, कोई भी माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा, किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर तशद्दुद मामले में ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिन तंजीमों का तशद्दुद में नाम आ रहा है उनका कानपुर में वजूद तक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि पूरे मामले की साफ शफाफ जांच की जाए। शक की बुनियाद पर पोस्टर लगाना ठीक नहीं है। रिहाई मंच बेगुनाह गिरफ्तार अफराद की पैरवी भी करेगा। और लखनऊ से एक बेहद अफसोसनाक खबर, पबजी गेम खेलने से रोकने पर एक नाबालिग लड़के ने अपनी ही मां का गोली मारकर कत्ल कर दिया। फौज में तैनात बाप के लाइसेंसी पिस्तौल से इस नाबालिग लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया। और सिर्फ इस वारदात को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि बेटे ने मां की लाश को 2 दिन तक घर में छिपाए रखा। न सिर्फ लाश को छिपाए रखा, बल्कि लाश को तेजाब से जलाने की कोशिश की। बाद में घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। मुलजिम लड़का सोशल मीडिया और पबजी गेम खेलने का आदी बताया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिम बेटे को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है। एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर भी, 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान हमले और मज़ामती कार्रवाई का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान 31,000 से ज़्यादा रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए जारी किए गए अपने बयान में कहा कि हर रोज़ तकरीबन 300 रूसी फौजी हलाक हो रहे हैं, और वो दिन ज़रूर आएगा जबकि हलाक होने वाले रूसी फौजियों की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मशरक़ी दोनबास खित्ते में दोनों ममालिक के दरमियान घमसान की जंग जारी है। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के जरिए जंग बंदी का इशारा भी दे दिया है। Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. तो न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।